हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूं बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए भाई, क्लास की शुरुआत करते हैं अपनी की। कल बच्चे आपकी क्लास थोड़ा सा नहीं हो पाई थी, कुछ इशू आ गया था। जहाँ से मैं क्लास आपकी कर रहा हूँ यहाँ बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल था, बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो नेटवर्क इशू था, वाईफाई इशू हो गया था, जिसकी वजह से आपकी जो क्लास थी वो नहीं हो पाई थी, है ना। तो सडनली बीच में रोकनी पड़ी बच्चे। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जो कल हमारा थोड़ा सा बैकलॉग रहा उसे धीरे 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 आने वाली एक दो क्लास में कंप्लीट करें। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर हम लोगों का चल रहा है और एक अच्छा टारगेट लेकर हम इस चैप्टर में चल रहे हैं। जो क्लास नंबर 6 आज हमारी है। कल आपकी क्लास ना वो थोड़ा सा 5-6 मिनट की ही हो पाई थी शायद। मुझे लग रहा है कि एक ही सवाल था जो हो पाया था आपकी कल की क्लास में, तो उसे आगे आज बढ़ते हैं। जरा इस सवाल को देखिए। कॉन्सेप्ट आपको मैं बता चुका हूं, कल की क्लास में भी बताया था सेम कॉन्सेप्ट, और परसों क्लास के लास्ट में। तो ये मान के चल सकते हो कि एक ही कॉन्सेप्ट को हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं, और 2 दिन से पढ़ रहे हैं तो फिर चीजें आपके दिमाग में सेट हो चुकी होंगी। सवाल कह रहा है कि आम के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं। यानी कि आपके पास टोटल 40 रुपए हैं। टोटल आपने दुकानदार को दे दिए कि भाई 40 रुपए के आम दे दो। तो जो दुकानदार पहले आपको 40 रुपए के आम देता ना, अब उनमें 4 आम कम देगा वो। टोटल पहले भी 40 रुपए थे, अब भी 40 है। क्यों? क्योंकि भाई 4 आम उसने कम क्यों दिए? क्योंकि अब मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। तो आपको मैंने बताया कि खर्चा समान है, 40 रुपए ही खर्चा है, पहले भी अब भी। तो जरा मुझे बताना 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? आप कहेंगे 1/5। तो बच्चे मूल्य में यानी कि प्राइस में 20% की वृद्धि हुई है ना, तो मूल्य कितना हो गया? 5 से बढ़ के 6। तो हमारा जो कंजप्शन है वो उल्टा हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 6 से 5 हो जाएगा। यानी कि पहले अगर हमारा कंजप्शन, पहले अगर खपत 6 यूनिट थी, तो अब खपत कितनी है? 5 यूनिट है। यानी कि कंजप्शन, खपत में कमी आई है। भाई साहब कितने की कमी आई है? 1 यूनिट की। और सवाल ने बोला 4 आम कम खरीदे हैं, तो 1 यूनिट का मतलब कितना है? 4 आम। आपसे कह रहा है वृद्धि से पहले 15 आम का मूल्य। तो पहले तो ये बताओ कि वृद्धि से पहले कितने आम वो खरीद रहा था। भाई वृद्धि से पहले वो 6 यूनिट आम खरीद रहा था, यानी कि 6 चौके 24 आम। ये 24 आम बच्चे वो वृद्धि से पहले खरीद रहा था, बिफोर इंक्रीज। 24 आम कितने रुपए में? 40 रुपए में। तो पहले वृद्धि से पहले वो 24 आम कितने रुपए में? 40 रुपए में। तो एक आम कितने में खरीद रहा था? 40/24 में। लेकिन आपसे पूछा है 15 आम कितने में। तो 15 आम कितने हो जाएंगे भाई? 40/24 और गुणा 15। तो 8 तिया 24, 8 पंजे 40, 3 पंजे 15 और 5 पूरे 25 रुपए। आपका जवाब हो जाएगा 25 रुपए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक और सवाल आपको कराऊं मैं। ये सवाल देखिए जरा। सवाल कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 6 सही 1/4% की कमी के कारण, यानी कि गेहूं का मूल्य इतना परसेंट कम हुआ है, एक आदमी 135 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता है। तो प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर। बच्चे मूल दर का मतलब होता है ओरिजिनल रेट, यानी कि वृद्धि से पहले वाला रेट क्या है। आप सबसे पहले मुझे बताओ कि 6 सही 1/4% का फ्रैक्शन कितना होता है। आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा आपका 1/16। 1/16 होता है क्या भाई? 6 चौके 24 और एक 25/4%। परसेंट को हटाया बटा 100, 25 चौके 100, यानी कि 1/16।
तो 6 सही 1/4% का फ्रैक्शन कितना हो गया मेरे भाई? 1/16। अब सवाल ने कहा कि 6 सही 1/4% की ना कमी आई है प्राइस में। 6 सही 1/4% की कमी, यानी कि जो मूल्य है वो 16 से घट के कितना हो गया? 15 हो गया। जो प्राइस है बच्चे वो 16 से घट के कितना हो गया? 15 हो गया। अगर मूल्य 16 से 15 हुआ है तो जो खपत है, जो कंजप्शन है वो कितना हो जाएगी सर? जस्ट उल्टा, वो हो जाएगी 15 से 16। यानी कि ये अगर उसकी मूल खपत है, ओरिजिनल कंजप्शन है, तो ये उसकी नई खपत है, न्यू कंजप्शन। कितने का डिफरेंस आया है? 1 यूनिट का। और सवाल कहता है 1 किलोग्राम अधिक। 1 यूनिट का मान 1 किलोग्राम, तो उसकी मूल खपत कितनी है बच्चे? मूल खपत, ओरिजिनल कंजप्शन, मूल खपत आप कहेंगे 15 गुणा 1, यानी कि 15 किलो। तो ओरिजिनली वो 15 किलो खरीद रहा था, ओरिजिनली 15 किलो। कितने रुपए में? 135 रुपए में। ओरिजिनली वो 15 किलो खरीद रहा था बच्चे, कितने रुपए में? 135 रुपए में। आपसे पूछा है प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलो का मूल्य कितना है, तो वो हो जाएगा 135/15। 15 निम्मा 135, यानी कि 9 रुपए पर केजी। और यही उसका सही जवाब है। 1 किलोग्राम का मूल्य। ओरिजिनली वो 15 किलोग्राम गेहूं खरीद रहा था, खपत कितने रुपए में? 135 में। तो 1 किलोग्राम कितने में खरीदेगा? 135/15, यानी कि 9 रुपए में। और यही आपसे पूछा है। अगर वो नई खपत पूछने लग गया तो 1 यूनिट का मान 1 किलो, तो 16 यूनिट का मान 16 किलो। अब वो 16 किलो खरीद रहा है 135 में, तो 1 किलो खरीदेगा 135/16, ये उसका नया मूल्य है। अगर वो नया मूल्य पूछने लगे तो। ये सवाल देखिए बच्चे जरा, फिर हम टाइप चेंज करते हैं। देखिए, साउंड ठीक है, साउंड में कोई दिक्कत नहीं है आदित्य। चलिए करेंगे बच्चे, जल्दी से जवाब बताओ मुझे इसका क्या होगा। सवाल ने कहा प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपए में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद रहा है, 5 किलो ज्यादा खरीद रहा है। तो आपसे कह रहा है कि प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या होगा। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि 25% का प्यारे भाई फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कितना होता है? 1/4। अब सवाल ने कहा कि कीमत में 25% की गिरावट आई है, कीमत में 25% की गिरावट, यानी कि उसका जो प्राइस है वो 4 से घट के कितना हो गया? 4 से घट के 3 हो गया। तो जो उसकी खपत है, कंजप्शन है, वो 3 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 4। जस्ट उल्टा रेशियो कर देना है। खपत इतनी हो गई, मतलब उसकी अगर मूल खपत 3 यूनिट है तो उसकी नई खपत कितनी है? 4। कितनी डिफरेंस है? 1 यूनिट। और सवाल ने कहा 5 किलो अधिक, तो 1 यूनिट का मतलब है 5 किलो। तो मूल खपत कितनी है उसकी? मूल खपत, मूल खपत ओरिजिनल कंजप्शन हो जाएगा 3 गुणा 5, दैट इज 15 किलो। ये 15 किलो है ओरिजिनल खपत। नई खपत कितनी है? 4 यूनिट, यानी कि 4 गुणा 5, दैट इज 20 किलो। ये नई खपत है। अगर मुझे उसका मूल कीमत निकालनी है, ओरिजिनल प्राइस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? 600 रुपए डिवाइडेड बाई 15 किलो, तो 15 दूनी 30, यानी कि 20 रुपए पर किलो। अगर मुझे उसका नया मूल्य निकालना है, नया मूल्य, तो कितना हो जाएगा? 600 रुपए बटे 20, ये आ जाएगा आपका 30 रुपए।
तो आपसे क्या पूछा है उसने, प्रति किलो गेहूं का मूल्य 40, हाँ सॉरी ये 40 आएगा, 15 चौके 60, 15 चौके 60 को ठीक कर लेना। ₹40 आपसे ऑप्शन में 40 ही दिया हुआ है, इसका मतलब आपसे मूल कीमत उसने पूछी होगी। अगर वो नई कीमत पूछेगा तो नई कीमत ₹30 है, कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब है वो आपसे मूल कीमत ही बात कर रहा होगा। ठीक है भैया, तो इस तरह के सवाल बच्चे आराम से अब आप कर लेंगे। तो यही था जो हमने कल शुरू किया था। अब चलते हैं हम अपने टाइप 11 की तरफ। और बच्चे इस टाइप में हम दो तरह के सवाल करेंगे। क्या है वो दो तरह के सवाल आप देखेंगे अभी। पहले मैं आपको बताऊंगा किस किस तरह के सवाल हमें पढ़ेंगे। सर जी मालूम कैसे पड़ेगा कि नया कीमत पूछ रहा है या पुराना? इस सवाल में क्लियर नहीं था, नहीं तो वो लिखेगा कि मूल कीमत बताओ या बढ़ी हुई कीमत बताओ, वो साफ साफ कहेगा। इसी सवाल में क्लियर नहीं था। अब बात आती है बच्चे टाइप 11 की। इसमें टाइप 11 में 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जो मैंने रखे हैं, 2 टाइप्स के। पहले तो ये देखना है कि किस टाइप का ये क्वेश्चन है जो हमने सेलेक्ट किया है यहां पर, जो टाइप 11 में हमको पढ़ना है। अच्छा मैंने यहां पर रखा है टाइप 11 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। ठीक है, यानी कि भाई थोड़ा सा पहले आपको ना मोटा मोटा मैं समझाता हूं है क्या। अभी आप तैयारी कर रहे हो, आगे चल के आप लोग पैसा कमाओगे, भाई सैलरी वगैरह तुम्हारी आएगी। मान लो तुम लोग सेलेक्ट हो गए, सपोज सीजीएल में आप सेलेक्ट हो गए, और सीजीएल में नॉर्मली एक 2800 ग्रेड पे की जॉब का, मैं बीच वाली जॉब ले रहा हूँ क्योंकि सीजीएल की पोस्ट 1900 ग्रेड पे से शायद या फिर 2000 ग्रेड पे से यूडीसी एलडीसी वगैरह शुरू होते हैं और 4800 ग्रेड पे तक जाती है। तो हम बीच वाली एक पोस्ट ले लेते हैं कि 2800 ग्रेड पे की नौकरी किसी बच्चे की लगी, ऑडिटर वगैरह कैग वगैरह में जो ऑडिटर्स होते हैं। तो ऑडिटर की 2800 ग्रेड पे की नौकरी है, उसकी सैलरी बनती है लाइक 40,000 रुपये, मान लिया मैंने 45,000 मान लिया। अब आपकी शादी भी होगी कल चल के, अभी तो आप सोच रहे होगे भाई साहब मौज काटूंगा, ये करूंगा, सैलरी में आईफोन ले लूंगा, ये कर लूंगा, सारे शौक पूरे होंगे लेकिन लिमिटेड है ना। जब आपकी शादी हो जाएगी ना तो बहुत सारे खर्चे बट जाएंगे जो आपकी जिम्मेदारी होंगे, है ना, जो आपकी जिम्मेदारी होंगे। तो वहां क्या होगा, आप 45,000 रुपये एक महीने में कमा के लाए, आपने 10% या 20% किराए का खर्चा दे दिया। मान लो आपकी पोस्टिंग कहीं साउथ में हुई या वेस्ट में हुई, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हुई, आप किराए पे रहोगे, रेंट पे रहोगे, वहां आपने 20% दे दिया अपनी सैलरी का। मान लो टाइप 1 जो मैं अब देख कुल 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 धनराशि, कुल धनराशि, कुल धनराशि का, मान लो कुल धनराशि आपकी 100% है। कुल धनराशि सपोज आपकी 100% है, या 100% छोड़ो, 100 यूनिट मैंने कहा, कुल धनराशि 100 यूनिट है। अब आपने क्या किया कि आपने इसका 20% किराए पर दे दिया, रेंट पर दे दिया, किराए पर दे दिया। मान लो आपने इसका 10% घर का सामान आ गया, घर का सामान आ गया, घर का सामान, ठीक है। 10% आपकी वाइफ ने पहले ही कह दिया था कि इस बार मुझे सैलरी का 10% अलग से चाहिए, मैं उसका कुछ भी करूं लेकिन मुझे चाहिए। अब आप मना तो कर सकते नहीं हो, है ना। तो भैया 10% आपने अपनी वाइफ को दे दिया। तो यहां पर जो भी परसेंट हम निकाल रहे हैं ना बच्चे, जो भी परसेंटेज हम निकाल रहे हैं,
वो पूरी धनराशि का निकाल रहे हैं। कि मान लो अगर मैं कहूं टोटल खर्चा आपका कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि सर 20 और 10 30 और 10 40% आप कहेंगे टोटल। टोटल खर्चा अगर आप कहेंगे तो ये 40% होगा, और किसका? आपकी कुल धनराशि का, यानी कि 100 का 40%। आप कहेंगे टोटल 40 रुपए खर्चा हो गया। एक टाइप का सवाल तो ये बनता है कि जब हम कुल धनराशि का परसेंटेज निकालते हैं कि भाई पूरी इनकम का इतना परसेंट यहां, पूरी इनकम का इतना परसेंट यहां, पूरी इनकम का इतना परसेंट यहां, अगर ऐसा सवाल बने तो आपने सारे परसेंटेज को जोड़ लेना है। सारे परसेंटेज को अगर पूरी धनराशि में कैलकुलेट करने को कह रहा है तो। और दूसरा टाइप बनता है शेष धनराशि का। शेष धनराशि का मेरे ऊपर बात ले आई करो तुम तो यार, हद हो गई। मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, सर मैडम कितना परसेंट लेती? गुरु पढ़ लो यार, चुप। 2 रोटी खाने दोगे, नहीं खाने दोगे? सुनो, मजाक कर रहा हूं। शेष धनराशि का जब भी ऐसा जुड़े कि रिमेनिंग इनकम, उसमें क्या होता है, मान लो आपकी सैलरी है 100 रुपया, टोटल सैलरी आपकी 100 रुपए है, उसमें से 10%, सपोज 10% जो है ना, आपने किसको दे दिया? आपने किराए को दे दिया। तो आपका 10% अगर किराए पर दिया है तो शेष कितना बचा है, रिमेनिंग कितना बचा है? अगर 10% यहां दे दिया तो 90% यहां बचा होगा, 90% यहां बचा होगा। फिर भाई 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। रिमेनिंग कितना है? 90। अब आप कहेंगे कि सर 20% किराए उस पर दे दिया। 20% कहां? मान लो किसी से उधारी ली थी, 20% किसी से उधारी ली थी, तो जो ये 20% आप निकालेंगे ना बच्चे, ये 90 का 20% निकालेंगे। किसका? 90 का 20%। तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। मतलब जब भी मैं रिमेनिंग की बात करूंगा ना, तो जितना जितना परसेंट होता रहेगा उसे निकालकर साइड करते रहेंगे, जो शेष बचेगा उसका परसेंटेज। अब 20% यहां दे दिया, मान लो कहीं भी किसी भी उधारी का दे दिया, उधारी का दे दिया। अब जो बचा है, शेष कितना बचा है? आप कहेंगे 90 माइनस 18, यानी कि 72। तो इस तरह कहानी चलती है जब भी शेष इनकम या शेष धनराशि का बोलेगा तो। 2 तरह के सवाल समझ में आ गए क्या? एक तो जब कुल धनराशि का कहेगा तो जितने भी खर्चे हैं सारे के सारे परसेंटेज को जोड़ दो। तो कुल धनराशि वाला सवाल तो बहुत आसान होता है, बहुत आसान। जितना भी परसेंटेज कहेगा ना कि कुल धनराशि का इतना परसेंट यहां, इतना परसेंट यहां, इतना परसेंट यहां, सारे के सारे परसेंटेज को आप जोड़ दो। लेकिन अगर कहेगा रिमेनिंग इनकम, बोलता रहेगा वो, शेष इनकम का यहां, शेष का यहां, शेष का यहां, शेष का यहां, तो रिमेनिंग इनकम का जब भी कहेगा तो हमें उतना उतना परसेंट निकालकर शेष धनराशि को लिखते रहना होगा। ये होता है शेष इनकम का। तो ये 2 तरह के सवाल बनते हैं बस इस टाइप में। क्या है जरा देखते हैं। और अगर मैं इसके लेवल की बात करूं, मैंने आपसे बोला ना कि ये जो कुल धनराशि वाला है बहुत आसान है, शेष धनराशि वाला इससे भी ज्यादा आसान है। ये तो बहुत आसान है ही है, शेष धनराशि वाला इससे भी ज्यादा आसान है। अभी सवाल करेंगे ना तो बहुत मजा आपको आएगा। यहाँ सवाल है बच्चे, जरा देखना, पढ़ो सवाल को आराम से। क्या है सवाल? सर 20% दिया ना 70 आएगा? नहीं बच्चे, 20% 90 रुपए का 20% है। 90 माइनस 20 नहीं करना, 90 रुपए का 20% आपने निकालना है, 18 रुपए। देखो, रिकी अपने वेतन का 35% किराने के समय,
भाई पूरे महीने का खर्चा होता है, नमक तेल मिर्च मसाले ये सब होते हैं, है ना। तो 35% किराने के सामान पर, 15% ऋण, किसी से उधार लिया था, 15% वहां, 14% बिजली का बिल, बहुत जरूरी है, और 6% अन्य पर खर्च करता है। ये जो खर्चा उसने किया है ना, ये पूरी सैलरी का है। यहां कहीं भी उसने शेष वर्ड यूज नहीं किया बच्चे। आप देखो, उसने कहा अपने वेतन का 35% किराने पर, 15% ऋण पर, 14% बिजली पर, 6% अन्य पर। तो कहीं बीच में यहां से लेकर यहां तक का आप पढ़ो सवाल, कहीं भी आपको रिमेनिंग या शेष वर्ड दिखा? आप कहेंगे नहीं सर। तो जितने भी परसेंटेज हैं ये सारे के सारे टोटल इनकम वाले हैं, कुल धनराशि वाले। और मैंने आपसे कहा जब भी कुल धनराशि वाले परसेंटेज होंगे तो हम इन सबको जोड़ देंगे परसेंटेज को, और कुछ नहीं है। अब आपसे कह रहा है कि भाई साहब ऐसा करने पर जो अंत में उसकी बचत है ना वो 2400 रुपए है, तो प्रति महीने वेतन 100% का मान पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका कुल खर्च निकालेंगे कि उसका कुल खर्च है कितना। तो सारे परसेंटेज को जोड़ दो, 35 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 6। तो 35 15 50, 14 और 6 20, 50 और 20 70% हो गया कुल खर्चा। कुल खर्चा कितना हो गया? 70%। अगर 70% वो खर्च कर रहा है तो फिर बचा कितने परसेंट रहा होगा? बचत कितना परसेंट होगी? आप कहेंगे सर अगर खर्चा 70% हो गया ना तो बचत के लिए 100 में से 70 घटा दो, सर 30% बचत होगी। मतलब 30% का मान दिया हुआ है हमको 2400 रुपए। तो 1% का मान कितना होगा? 2400 रुपए बटे 30, 3 अट्ठू 24 यानी कि 80, और 100% कितना होगा? यही उसकी सैलरी है, 80 गुणा 100 यानी कि 8000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए 8000 रुपये हमारा सही जवाब है। मजा आया? इस तरह का सवाल आप आराम से कर लोगे ना, कि जब वो कुल धनराशि का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो सारे के सारे परसेंटेज को जोड़ देना है और वो आपका कुल खर्चा हो जाएगा, 100 में से घटा दो वो आपकी बचत होगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए ये सवाल पे आएंगे बच्चे जरा। पढ़िए सवाल को। सवाल कह रहा है मार्टिन अपने वेतन का 13% दृष्टिहीन लोगों को, बच्चे अपने वेतन का 13% दृष्टिहीन लोगों को काम संस्थान में दान दिया, अपने वेतन का 12% अनाथालय को दान दिया। ये 9 हटा दो, ये गलती से है। कह रहे अपने वेतन का 14% शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को दिया, अपने वेतन का, यानी कि वो कुल वेतन का दे रहा है। कहीं भी उसने रिमेनिंग यानी कि शेष वर्ड यूज नहीं किया। बड़ा सवाल दिखने में लग रहा है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। उसने कहा मार्टिन अपने वेतन का 13% दृष्टिहीन ब्लाइंड पीपल जो हैं देता है, अपने वेतन का 12% अनाथालय को दे देता है, अपने वेतन का 14% शारीरिक रूप से जो विकलांग है उनको दे देता है, और कहता है आगे कि अपने वेतन का 16% चिकित्सीय सहायता को दे देता है, और कह रहा है बची हुई राशि है इतनी। तो बताओ उसने अनाथालय में कितनी राशि दान की? ये तो बाद की बात है। पहले तो ये बताओ जो उसने अलग अलग परसेंटेज दिया है ये सारा मिलाकर खर्चा है कितना? आप कहेंगे सर कुल जो उसने खर्च किया है ना अपने वेतन का कुल खर्चा, वो सर जोड़ दो सबको, 13 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16, 13 12 25, 14 16 आपका 30, 30 और 25 कितना होता है? 55%। ये कुल खर्चा हो गया उसका 55%। अब कह रहा है इसके बावजूद उसकी जो बची हुई राशि है
वो 42,750 है बची हुई राशि। तो अगर 55% उसने खर्च कर दिया, बच्चे बचत कितनी होगी? 100 में से 55 घटा दो सर, 45% बचत होगी। तो क्या 45% बराबर 42,750 होगा? 45% का मान, तो 1% कितना होगा? 1% 42,750 बटे 45, तो 9 पंजे 45, 9 चौके 36, 4 2 6, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, 0, 5 नाम 45, 5 पूरे 25, 0। तो 1% आ गया 950। हमसे 100% का मान नहीं पूछा, हमसे मार्टिन का वेतन नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि अनाथालय में कितना पैसा उसने दिया है। अनाथालय में बच्चे कितना पैसा उसने दिया, ये हमसे पूछा। तो कितना दिया है अनाथालय? ये रहा 12%। अनाथालय में यानी कि उसने ऑर्फनेज में कितना दिया है? 12%। ऑर्फनेज में कितना दिया है? 12%। और 12 गुणा 950, 1% इतना 12%, 12 0 0, 12 पंजे 60, 12 निम्मा 108 और 6 114। तो ये आपका जवाब हो जाएगा 11,400 रुपए उसने ऑर्फनेज यानी के अनाथालय में दिया है। बात क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ सकता हूं मैं? चलो, अब बात आती है शेष इनकम की। चलो शेष आय वाले भी देख लेते हैं सवाल जरा। शेष आय वाले, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है, जो डेली उसकी डेली यूज के आइटम होते हैं ना, उन पर कॉलगेट ब्रश ये सब वगैरह पर 25% खर्च कर देता है। साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, घर में हो गया, चीनी हो गए, तेल हो गए, तम्बाकू हो गए, जो भी है ना, जो तम्बाकू लोग यूज करते होंगे वो होंगे, है ना। तो 25% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है। इसके अतिरिक्त वह शेष आय का, यहां वर्ड जुड़ गया है रिमेनिंग इनकम, शेष आय। यहां आप सारे परसेंटेज को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हो, क्योंकि यहां उसने शेष आय का बोला है। 25% दैनिक वस्तुओं पर यूज किया है, और जो शेष आय बची, रिमेनिंग इनकम, 25% खर्च करने के बाद जो शेष बचा, उसका 18% घर के किराए पर खर्च करता है, और फिर जो उसके बाद शेष आय बची, उसका 16% यात्रा ट्रैवलिंग पर खर्च करता है, घर से ऑफिस वगैरह पर। उसके बाद उसके पास केवल 861 रुपए बचे, तो उसका वेतन कितना है? अब यहां बात आ गई है रिमेनिंग इनकम की। तो यहां 25, 18, 16 को डायरेक्ट हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि बच्चे रिमेनिंग इनकम का केस मैंने आपको समझाया है बहुत अच्छे से, कि शेष धनराशि का जब भी वर्ड होगा तो हम अलग अलग परसेंटेज, 100 का 10% किराए पर, 10% अलग दे दिया, शेष कितना बचा? 100 में से 10 घटा दो, 90 बचा। रिमेनिंग कितना बचा? 90। 90 का 20% उधार दे दिया या उधारी चुकाई है, तो 90 का 20% होता है 18 रुपया। फिर शेष कितना बचा? 90 में से 18 घटाओ, 72। इस तरीके से हमको ये करना होता है जब भी आपका रिमेनिंग इनकम यानी कि शेष धनराशि की चीजें जुड़ जाती हैं। तो करो सॉल्व, आप 100 मान के करो, फिर मैं आपको एक दूसरा मेथड भी बता दूंगा, है ना, वन लाइनर वाला। पहले आप 100 मानकर करो, जब भी शेष आय वर्ड जुड़ेगा तो 100 मानकर आप करोगे। माना उसकी जो इनकम है ना, जो आय है, वो 100 रुपए है, मान लिया मैंने उसकी कुल आय 100 रुपए है। अब 100 ही क्यों माना? क्योंकि 100 एक ऐसी संख्या है जिसका जितना भी परसेंटेज आप निकालो वो उतना ही होता है, इसीलिए मैं 100 मानता हूं। कि 25% दैनिक उपयोग पर खर्च करता है, तो 100 रुपए अगर उसने कमाए तो दैनिक उपयोग पर, डेली यूज पर कितना खर्च कर दिया उसने? डेली यूज पर सर 25%।
तो 100 का 25% कितना होता है? 25 रुपया ही होता है। अब उसके पास रिमेनिंग यानी कि शेष कितना बचा है? 100 में से 25 घटा दो सर, उसके पास बचे हैं 75 रुपए। 75 रुपए उसके पास अब बचे हैं। अब कह रहा है कि जो शेष इनकम बची उसका 18% घर के किराए पर देता है, 18%। तो इस 75 का 18% किराए पर देता है, रेंट। रेंट कितना? 18% 75 का। तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 नाम 18 और 9 तिया 27/2 और ये होता है 13.5। यानी कि 75 में से 13.5 रुपए उसने रेंट दे दिया। अब रिमेनिंग कितना बचा है? अब रिमेनिंग यानी कि शेष कितना बचा है बच्चे? 75 में से 13.5 घटा दो। 75 में से 10 जाएगा 65, 65 में से 3 जाएगा 62 और 62 में से आधा जाएगा 61.5। ये रिमेनिंग बचा है। अब कह रहा है जो ये रिमेनिंग बचा है ना, उसका 16% यात्रा पर खर्च कर दिया। तो इसका 16% निकालना मत, ऐसे ही रहने दो। 16% यात्रा पर खर्च कर दिया तो कितने परसेंट रिमेनिंग बचा होगा भाई? अगर 16% यहां दे दिया तो 100 में से 16 घटाओगे 84% यहां बचा होगा, 84%। लास्ट में उसके पास कितना रुपया बचा? 61.5। 61.5 का 16% उसने यात्रा पर खर्च कर दिया तो कितने परसेंट बचा होगा? 61.5 में से 16 मत घटाना, ये परसेंट है। तो 100 में से 16 घटाओगे 84% बचा और कह रहा है उसके पास लास्ट में इतने बचे हैं। इसका मतलब है 84% का 84/100 और किसका? 61.5 का। ये किसके बराबर है? 861 के। यहां से 1 यूनिट का मान और 100 यूनिट का मान आपने निकालना है। ये जो है ना बच्चे, ये सबसे लास्ट में उसके पास बचा है। ये लास्ट में बचा है 84% 61.5 का, जो कि इसके बराबर होगा। दूसरा मेथड भी बताऊंगा, डोंट वरी। तो यहां से आप सॉल्व करके जरा 1 यूनिट का मान निकालना भाई, कितना होगा? पॉइंट हटेगा बटे 0। 21 चौके 84, 21 चौके 84, तो 21 एकम 21, 41 से कट जाएगा, 41 एकम 41, 20, 41 पंजे 205। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 1000 बटे 15 चौके 60, 1 यूनिट का। 0 से 0 गया। 1 यूनिट का मान इतना है, हमें तो 100 यूनिट का मान बताना है बच्चे। तो 100 यूनिट का मान कितना होगा? 100/6 गुणा 100। तो 2 तिया 6, 2 से जाएगा 50 बार, यानी कि 5000/3। तो 3 एकम 3, 2 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 और 2/3। ये आपका जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। अब ये तो हो गया इसका ट्री मेथड। इसका दूसरा मेथड भी है बच्चे। 61.5 लास्ट देखो, लास्ट में 61.5 रुपए उसके पास बचे हैं। मान लो इतने रुपए उसके पास बचे हैं। अगर इसका 16% वो किराए पर दे देता है इसका, तो इसका कितना परसेंट बचेगा? 100 माइनस 16 यानी कि 84% बचेगा। 84% किसका? 61.5 का, 84%, जो कि आपका किसके बराबर होगा? 861 के, है ना। तो 1 यूनिट का मान इतना, हमें 100 यूनिट का बताना था, तो 100/100 गुणा 100 यानी कि इतना। ये इसका ट्री मेथड है। अब मैं आपको बताता हूं इसका वन लाइनर मेथड क्या होता है, चलिए देखते हैं। लेकिन बच्चे जो आपका वन लाइनर मेथड है ना, वो केवल उन्हीं सवालों के लिए वैलिड है। सुनना, वन लाइनर मेथड जो है वो उन्हीं सवालों के लिए वैलिड है जो आपके रिमेनिंग इनकम वाले होंगे, शेष आय वाले होंगे। जो भी सवाल आपके ऐसे होंगे कि शेष आय का
या शेष आय का, इस तरह की चीजें जहां भी लिखी होंगी वहीं वो मेथड लग सकता है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। सर 61.5 का 16% क्यों नहीं निकाला? जरूरत नहीं थी, हमें तो लास्ट में 861 के बराबर कुछ करना था, तो 16% को अलग हटाओ, 84% निकाल दिया, वही तो 861 के बराबर होगा। एक यूनिट का मान फिर 100 का मान निकालना था, तो 16% से हमारा कोई मतलब नहीं था। देखो अब मेथड क्या है, मान लो उस व्यक्ति की जो आय है ना वो ए है, मान लो उस व्यक्ति की जो इनकम है वो ए यूनिट है सपोज। अब अगर ए उसकी आय है और उसने 25% खर्च कर दिया दैनिक उपयोग पर, अब आप खुद मुझे इसका जवाब बताओगे। अगर कोई व्यक्ति, ये मेथड देखो आप, ये आपको बहुत पसंद आएगा। अगर कोई व्यक्ति 25% अपना डेली यूज पे खर्च कर देता है तो बचत कितना परसेंट होगी उसकी? उसकी बचत यानी कि सेविंग कितना परसेंट होगी? आप कहेंगे कि सर अगर उसने 25% यहां खर्च कर दिया ना तो 75% उसकी सेविंग होगी। ये जो पैसा आपके पास दिख रहा है ना, ए गुणा 75/100, ये उसका रिमेनिंग है 25% खर्च करने के बाद। आगे चलो, कह रहा है जो शेष बचा, शेष यानी कि ये जो रिमेनिंग है, शेष का 18% किराए पर दे दिया। अगर 18% किराए पर दे दिया तो कितना परसेंट बचा? अगर 18% किराए पर दे दिया तो बच्चे कितना परसेंट बचा है? आप कहेंगे कि सर 100 में से 18 घटा दो, सर 82% बचा है, तो गुणा 82/100। ये उसके पास अब रिमेनिंग बचा है किराया देने के बाद, किराया देने के बाद ये बचा है। किराया जो रिमेनिंग बचा यानी कि ये, इसका 16% यात्रा पर खर्च कर दिया। अगर इसका 16% यात्रा पर खर्च कर देता है, अगर इसका 16% यात्रा पर खर्च कर देता है तो कितना परसेंट बचेगा? परसेंट में पूछ रहा हूं। अगर 16% कहीं भी यात्रा पर खर्च कर दिया तो कितना परसेंट बचा? 100 में से 16 घटा दो। सर 100 में से 16 घटाएंगे तो 84% बचेगा। और लास्ट में उसके पास बचा कितना है? 861, बराबर 861 कर दो। ये लास्ट में उसके पास बचत है, यहां से ए का मान निकाल लो, वही आपका आंसर होगा। ये वन लाइनर मेथड है। आपने क्या करना है, बस 100 में से घटा घटाकर जो बचत होती जाएगी उसको गुणा करते जाना है और लास्ट में जो बचत है उसको बराबर कर देना है। आपकी इनकम आपके सामने होगी, इसे सॉल्व कर लो, जितना भी आपका आंसर आएगा वो आपका जवाब होगा। ठीक है भाई, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से जाएगा पूरा 21 चौके 84, 21 से जाएगा 21 चौके 84, 21 एकम 21, 41 से जाएगा 41 दूनी 82 और 2 से जाएगा 50 बार, 2 पंजे 10। तो यहां से ए कितना आ जाएगा भाई? 50 गुणा 100 होता है 5000 और ऊपर का 3 यहां नीचे चला जाएगा और ये आपका जवाब हो जाएगा 1666 सही 2/3। ऐसे आप कर लो। ठीक है, आगे चले, एक और सवाल कराऊं। ये सवाल देखिए जरा, सवाल कह रहा है भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया। अच्छा, ये सवाल अब दोनों का मिक्स है। जो दो मेथड, दो टाइप के मैंने आपको बताए थे ना, शेष और टोटल, दोनों का मिक्स क्वेश्चन है अब ये कि भवानी अपनी आय का, भवानी अपनी इनकम का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च करता है। टोटल का
टोटल का। सवाल ने कहा कि 15% बच्चों की शिक्षा और 20% भोजन पर, जितना भी भवानी ने कमाया ना उसका 15 और 20%। और इन दोनों के बाद, इन दोनों खर्चों के बाद जो उसके पास रिमेनिंग बचा, अब वर्ड यहां लिखा है शेष का, रिमेनिंग जो बचा उसका 40% खेल पर और 30% परिवहन पर खर्च किया रिमेनिंग का। कह रहा है कि इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,257 रुपए बचे, तो भवानी की मासिक इनकम क्या थी। ये सवाल अब आपका मिक्स बन गया, शेष वाले का और इसका भी। तो यहां आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, थोड़ा सा। आप कहेंगे कि भवानी ने 15% शिक्षा पर यानी कि एजुकेशन पर और 20% भोजन पर यानी कि फूड पर, तो टोटल कितना हो गया? 15 और 20 35%। ये टोटल हो गया, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक कहीं भी रिमेनिंग यानी कि शेष वर्ड नहीं जुड़ा हुआ था। तो अगर रिमेनिंग वर्ड नहीं जुड़ेगा तो जितने भी परसेंटेज हैं सबको हम जोड़ देते हैं। तो 15% शिक्षा पर और 20% भोजन पर, तो 15 और 20 35% इन दोनों पर खर्च किया। अब कह रहा है कि इन दोनों के बाद जो रिमेनिंग इनकम बची, जो रिमेनिंग बची यानी कि अब जो शेष बची, शेष का, रिमेनिंग का 40% उसने खेल पर यानी कि स्पोर्ट्स पर और 30% परिवहन पर यानी कि 30% ट्रांसपोर्ट पर, ट्रांसपोर्ट पर, ट्रांसपोर्ट पर। इन दोनों को जोड़ेंगे, आ गया 70% यानी कि टोटल इतना आ गया। तो शेष का 70% उसने इन दोनों पर खर्च कर दिया। तो जिन दोनों परसेंटेज के बीच में शेष वर्ड नहीं जुड़ा था, हमने उन दोनों को सीधा सीधा जोड़ दिया। 15 और 20 35%। अब कह रहा है शेष का 40 और 30 70%, इन दोनों को अलग जोड़ दिया। अब आप वो वन लाइनर मेथड यूज कर लो। आप इसे 100 मानकर भी कर सकते हो, आप वन लाइनर मेथड भी यूज कर सकते हो कि मान लिया कि भवानी की जो इनकम है वो ए है और अगर उसने 35% जो है शिक्षा और खाने पर खर्च कर दिया, 35%, तो कितना परसेंट बचाया होगा? शेष कितना परसेंट बचा होगा? अगर 35% इन दोनों पर खर्च कर दिया, सर 65% बचा होगा, 100 में से 35 घटा दो। अब कह रहा है शेष का 70% इन दोनों पर खर्च कर दिया, तो अगर 70% यहां खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा? 30%। ये लिख दो। और लास्ट में उसके पास कितना बचा है? 10,257। ये इसके बराबर कर दो, यहां से भवानी की इनकम आपको मिल जाएगी। आपको सवाल बहुत ही ज्यादा संभल कर पढ़ना होगा। ये आपने देखा कि उसने लिखा हुआ मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर, 20% भोजन पर। कहीं भी उसने ये नहीं लिखा कि 15% शिक्षा पर और शेष का 20% भोजन पर, ऐसा नहीं लिखा उसने। उसने साफ लिखा 15% शिक्षा और 20% भोजन। तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, 35% आ गया इन दोनों पर। अब कह रहा है कि शेष का 40% खेल पर और 30% ट्रांसपोर्ट पर, तो शेष का 40 और 30 जोड़कर 70% यहां। तो इन दोनों परसेंटेज के बीच में वर्ड था शेष। अब मैं वन लाइनर मेथड लगा दूंगा। मान लिया भवानी की इनकम है ए, तो उसने 35% इन दोनों पर खर्च किया, तो 65% बचाया होगा। फिर जो बचाया उसका 70% इन दोनों पर खर्च कर दिया, तो 30% बचाया होगा और बराबर 10,257। यहां से भवानी की इनकम हमें मिल जाएगी। आप इसे 100 मानकर भी कर सकते हो, ठीक है। सर कैसे पता चलेगा कि दोनों टाइप मिक्स है? प्रैक्टिस से पता चलेगा भाई। आप सवालों को प्रैक्टिस करोगे ना इस तरह के, पता चल जाएगा आपको।
देखो 0 से 0 गया, 13 से कटेगा, 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, 9 और 2 11, 13 अट्ठे 104, 104, 6 और 5 11, 13 निम्मा 117। फिर ये 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 3 तिया 9। ये 5 से जाएगा पूरा 20 बार, तो यहां से भवानी की इनकम कितनी आ जाएगी, 263 गुणा 20 गुणा 10 यानी कि 200। तो 2 जीरो लास्ट में लिख दो, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और 1 5। तो 52,600 जो है ये भवानी की इनकम है। ठीक है, आप इसे 100 मानकर भी बच्चे आराम से कर सकते हो। ओके, आप कर लेना कि 100 मान लेना भवानी की इनकम, उसका 35% अलग कर देना, जो शेष बचेगा 65%, उसका 70% अलग कर देना, उसका 30% बराबर इसके कर देना, और वहां से फिर आप कर सकते हो। चलिए एक और सवाल करते हैं। ये सवाल देखिए भाई जरा, चलो बस एक वर्ड पे ध्यान रखना है, शेष, रिमेनिंग। वो कह रहा है कि राजन अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च कर देगा, किराए पर, और उसके वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर, जिसके बाद उसने वेतन के शेष भाग का 40% भोजन पर, इसके अलावा शेष भाग का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च किया। क्या यहां एक बात आप नोटिस कर रहे हो कि हर परसेंटेज से पहले शेष वर्ड जुड़ा है, रिमेनिंग वर्ड हर परसेंटेज से पहले। उसने कहा अपने वेतन का 10% किराए पर, और जो शेष बच गया उसका 20% परिवहन पर, और जो उसके बाद शेष बच गया उसका 40% भोजन पर, उसके बाद जो शेष बच गया उसका 80% उसने विभिन्न बिलों पर खर्च किया। तो हर परसेंटेज से पहले रिमेनिंग वर्ड जुड़ रहा है ना, वन लाइनर मेथड से उड़ा दो। कह रहा है कि वह बैंक में 5,000 जमा करता है और 1480 अपने भाई को दे देता है। तो ये सारे परसेंटेज खर्च करने के बाद उसके पास 5,000 प्लस 1480 बचे हैं। आप इन दोनों को जोड़ दो, आप कहेंगे कि सर 6480 रुपए उसके पास ये बचे हैं। भाई 5,000 बैंक में दे दिए और 1480 अपने छोटे भाई को दे दिए, तो दोनों को मिलाकर कितना है, 6480। ये 6480 रुपए उसके पास बचे होंगे कब, जब ये सारे परसेंटेज खर्चे हटा दिए हैं। अब आपको वन लाइनर मेथड करना है। मैं कह रहा हूं एक लाइन में फेंक के मारोगे सवाल को। कैसे? आप मान लो कि राजन की जो इनकम है, राजन की जो आय है वो ₹A है, मान लो। अगर वो 10% किराए पर खर्च कर रहा है तो कितना परसेंट बचा रहा होगा? आप कहेंगे कि सर अगर उसने 10% किराए पर खर्च किया है ना, तो 90% बचाया होगा, गुणा, फिर कह रहा है शेष भाग का 20% परिवहन ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा? 100 में से घटा दो, 80% बचेगा। फिर कह रहा है कि उसके बाद शेष का 40% भोजन पर, तो बचाया कितना होगा? 100 में से 40 घटा दो, 60% बचाया होगा। फिर कह रहा है उसके बाद शेष का 80% बिल, तो 80% अगर बिल पर खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना? 100 में से 80 घटा दो, 20 बचाएगा, 20/100। और ये सब किसके बराबर होगा? 5,000 प्लस 1480 यानी कि 6480 के बराबर। यहां से ए का मान निकाल दो। सवाल आपका सामने है। आपने एक चीज यहां नोटिस की कि हर परसेंटेज से पहले रिमेनिंग वर्ड जुड़ा हुआ है। ये 10% तो शुरू का है,
शेष भाग का 20% आप चेक कर लो, शेष का 40% आप चेक कर लो, कह रहा है कि शेष का 80% आप चेक कर लो। हर परसेंटेज से पहले शेष जुड़ा हुआ है। आप सीधा वन लाइनर कर सकते हो, 100 वाले मेथड से भी कर लेना। ठीक है, जल्दी से आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चे। ऊपर कितनी जीरो है? 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4 हटा दी मैंने, तो ये 9 से कटेगा, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 0। 8 से कटेगा, 8 नाम 72, 0। 6 से कटेगा, 15 छिक्के 90, 15 बार कटेगा। तो a गुणा, ऊपर तो 2 बचा है, नीचे कितना बचा है? 100 गुणा 100 यानी कि 10,000 और बराबर 15। तो 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 5,000 बार। तो a कितना आ जाएगा? 5,000 गुणा 15, तो 15 5 75,000। ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। कितना सिंपल है? सिंपल नहीं है, मतलब अच्छा सवाल है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस तरह का, जरा देखिए। ये आय का तो नहीं है लेकिन सवाल अच्छा है, इसी तरीके से होगा। आय वाला नहीं है लेकिन सवाल अच्छा है। पढ़िए जरा एक बार सवाल को, फिर टाइप चेंज करते हैं। नौ बटे 10, 4/5, 3/5। हिमांशु सिंह, बिल्कुल हिमांशु कर सकते हो ऐसे। 6480 कहां से आया बच्चे? लास्ट में उसके पास 5,000 बैंक में जो उसने जमा किए थे, 1480 जो उसने अपने छोटे भाई को दिए थे, इन दोनों को जोड़ दो। तो 5,000 प्लस 1480, 6480 बचे हैं रुपए उसके पास, ये सारे परसेंटेज खर्च करने के बाद। कह रहा है एक स्कूल के 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित ही नहीं हुए। उन लोगों ने एग्जाम ही नहीं दिया। होता है ना, मान लो आप किसी एग्जाम की तैयारी करो, आप सीजीएल का पेपर दोगे, आप देख रहे होगे कि मान लो अगर फॉर्म भरे गए हैं 35 लाख, तो बच्चे बैठेंगे उसमें 17 18 19 20 लाख तक बच्चे बैठेंगे, बस 15 लाख बच्चे पेपर ही नहीं देंगे। तो ये वही सीन है कि 4% ने अपना पेपर ही नहीं दिया। कुल उपस्थित छात्र, जिन लोगों ने अपना पेपर दिया, उपस्थित छात्रों में से 10% जो है वो परीक्षा में पास ही नहीं हुए, उत्तीर्ण नहीं हुए। कह रहा है जो शेष बच गए, रिमेनिंग जो बच गए, उसके 50% ने डिस्टिंक्शन मिले, डिस्टिंक्शन यानी कि जो शायद 75% से ऊपर होते हैं। और 432 छात्र परीक्षा में पास हुए लेकिन उनकी डिस्टिंक्शन नहीं थी। तो बताओ स्कूल में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? उसी तरह से होगा यहां भी। आप देखो हर परसेंटेज से पहले रिमेनिंग यानी कि शेष वर्ड जुड़ा हुआ है। कह रहा 4% ने परीक्षा ही नहीं दी। कह रहा जिन्होंने परीक्षा दी, यानी कि जिन्होंने परीक्षा दी का मतलब है जो शेष बचे, भाई 4% ने परीक्षा नहीं दी तो शेष जो बचेंगे उन्होंने परीक्षा दी होगी। तो जिन्होंने परीक्षा दी उनका 10% पास नहीं हो सके। कह रहा जो शेष बच गए 50% की डिस्टिंक्शन मिली। 432 लोग पास हुए लेकिन डिस्टिंक्शन नहीं थी। उसी तरीके से करना है। तो मान लो कि स्कूल में जो कुल संख्या है ना वो ए है। कुल संख्या मैंने मान ली कि कुल संख्या जो है प्यारे भाई वो ए है। अगर कुल संख्या मैंने ए बोल दी, फिर मैंने कहा कि अगर 4% लोगों ने पेपर ही नहीं दिया तो कितने परसेंट ने पेपर दिया होगा? आप 100 में से 4 घटा दो, सर 96% लोगों ने पेपर दिया होगा, गुणा। अब जिन्होंने पेपर दिया उसमें से 10% पास ही नहीं हो पाए, फेल हो गए। तो अगर 10% पास ही नहीं हो पाए
तो कितने परसेंट पास हुए हैं? आप 100 में से घटाओगे सर 90% पास हुए हैं। अब जो लोग पास हुए उसमें से 50% की डिस्टिंक्शन आई है, 50% की, और जो 50% बचे हैं, 50% की तो डिस्टिंक्शन आ गई, 50% जो बच गए, 100 में से 50 हटा दो, जो 50% बच गए उनकी डिस्टिंक्शन नहीं थी लेकिन वो पास थे। तो कह रहे हैं ना कि 50% की डिस्टिंक्शन थी और 432 छात्र पास थे लेकिन उनकी डिस्टिंक्शन नहीं थी। तो अगर 50% की डिस्टिंक्शन थी तो ऐसे कितने परसेंट हैं जिनकी डिस्टिंक्शन नहीं थी? तो 100 में से 50 घटा दो सर, 50% ही होंगे वो भी जिनकी डिस्टिंक्शन नहीं थी, और बराबर किसके है? 432 के। तो यहां से आप निकाल सकते हो कि कितने जो लोग हैं वो स्कूल में थे, स्कूल की कुल संख्या। देखो 50 से जाएगा 50 दूनी 100, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, 2 से जाएगा 48 बार, 12 चौके 48, 12 तिया 36, 12 छिंग 72, 4 से जाएगा 4 नाम 36, 9 से 9 कट जाएगा, तो ए बराबर कितना बचेगा? 100 गुणा 10, 100 गुणा 10 यानी कि 1000। भाई ऊपर तो सब कट गया, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं है, मतलब स्कूल में जो छात्र थे 1000 थे। सिंपल। ओके, चलो, तो इस तरह के सवाल आराम से आप कर सकते हो। अब चलते हैं आगे और अपने अगले टाइप की तरफ। चलो, क्या है इसमें जरा देखेंगे। देखो, पहले मैं कुछ ना आपको तैयार करता हूं, जो अब टाइप है ना, इस टाइप के लिए मैं आपको तैयार करता हूं। बहुत आसान टाइप है। इस टाइप के लिए तैयार क्या है, मैं टाइप का नाम भी नहीं बताऊंगा। आप, अब मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट से पता लगा लेना अगर आपने कहीं पहले पढ़ा है कि मैं कौन से टाइप की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने कहा ABC, 3 संख्या मैंने लिखी, अब सुनते रहना, मैंने 3 संख्या लिखी और मैंने कहा कि मुझे बताओ पहली 2 संख्या, फर्स्ट 2 नंबर। तो आप कहेंगे सर फर्स्ट 2 नंबर है AB, ये पहली 2 संख्या है, फर्स्ट 2 नंबर क्या है? AB, A प्लस बी, पहली 2 संख्या A प्लस बी। और अगर मैं कहूंगा लास्ट की 2 संख्या, अंतिम 2 संख्या, आप कहेंगे सर अंतिम 2 संख्या है B प्लस सी, B प्लस सी। मैंने आपसे कहा कि ABC 3 संख्या है, पहली 2 संख्या A प्लस बी, फिर मैंने कहा लास्ट की 2 संख्या B प्लस सी। क्या यहां एक ऐसी संख्या है जिसको 2 बार काउंट कर लिया मैंने? बताओ, क्या B एक ऐसी संख्या है जिसको मैंने 2 बार काउंट कर लिया? तो अगर मुझे A प्लस बी प्लस सी चाहिए, एक बार इन दोनों को जोड़ना जरा, आप कहेंगे A प्लस बी माइनस सी, सॉरी B प्लस सी। अगर मैं इस टोटल में से A प्लस बी प्लस सी, इसमें से अगर मैं ABC माइनस कर दूं या फिर इसमें से मैं B माइनस कर दूं, तो क्या मुझे A प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा? मेरा ओरिजिनल, जो मेरी ओरिजिनल तीनों संख्या थी वो मुझे मिल जाएंगी। फिर से सुनो, मैंने कहा मेरे पास 3 संख्या है ABC, मैंने पहले 2 का योग पूछा A प्लस बी, मैंने बाद की 2 का योग पूछा B प्लस सी। अगर मुझे मेरी ओरिजिनल संख्या चाहिए A प्लस बी प्लस सी, तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों को जोड़ूंगा और इसमें से जो मैंने संख्या बीच वाली है उसको माइनस कर दूंगा, तो हम मुझे मेरी ओरिजिनल संख्या मिल जाएगी। अभी इसको थोड़ा सा रुको, होल्ड करो।
अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अभी सस्पेंस है थोड़ा सा कि हम जा किस तरफ रहे हैं, थोड़ा सा सस्पेंस है, अब समझ जाओगे। बच्चे मैंने आपसे बोला एक गोला है ये और एक गोला है ये, अब समझ गए, कुछ लोग समझ गए। अब मैंने कहा एक गोला है ये और एक गोला है ये, मान लो ये गोला जो है ना, ये गोला जो है ये हिंदी भाषी क्षेत्र का है, हिंदी भाषी क्षेत्र, और ये गोला जो है ये इंग्लिश भाषी क्षेत्र का है, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं। ऐसा होता है ना, कुछ लोग आपने देखे होंगे मतलब जानबूझकर इंग्लिश झाड़ते हैं, जानबूझकर, उनको पता है कि सामने वाले को अंग्रेजी नहीं आती है, उसके सामने इज दैट, नो, ब्रो, ऐसी ऐसी बातें करेंगे, मतलब ऊट पटांग वाली अंग्रेजी, उनको पता है कि ये इंप्रेस हो जाएगा क्योंकि इसको अंग्रेजी नहीं आती है। ऐसे लोगों से बच के रहना, जो लोग ये पता होते हुए भी किसको अंग्रेजी नहीं आती फिर भी अंग्रेजी झाड़ते हैं, है ना। तो ये जो क्षेत्र है ये अंग्रेजी भाषी क्षेत्र का है, ये पूरा गोला, ये पूरा गोला, और ये पूरा गोला हिंदी भाषी क्षेत्र का है। और जो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये बीच वाला पार्ट है, ये दोनों का है, दोनों का, यानी कि इंग्लिश प्लस हिंदी, हिंदी प्लस इंग्लिश। बच्चे इसको बोलते हैं वेन आरेख, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, यानी कि वेन आरेख। आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, ये आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम। मैंने कहा ये जो गोला है ये हिंदी भाषी क्षेत्र का है, और ये गोला जो होगा ना बच्चे, ये अपने आप में 100% होगा, पूरा गोला, पूरा गोला अपने आप में 100% होगा, और ये वाला गोला भी अपने आप में 100% होगा, अपने आप में, अपने आप में 100% होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई शहर है, कोई सिटी है, उस शहर में, उस शहर में मैंने कहा 40% लोग, 40% लोग हिंदी बोलते हैं उस शहर में, उस शहर में 40% लोग हिंदी बोलते हैं, और उस शहर में, उस शहर में 30% लोग अंग्रेजी बोलते हैं। मैंने कहा कोई शहर है, कोई सिटी है, उस शहर में 40% लोग हिंदी बोलते हैं, 30% अंग्रेजी, और 10% ऐसे लोग हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। ऐसे 10% लोग हैं, ऐसे 10% लोग हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। तो जो दोनों लैंग्वेज वाला है उसको हम बिल्कुल बीचों बीच रखेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं, केवल हिंदी बोलने वाले लोग, तो आप कहेंगे कि सर केवल हिंदी बोलने वाले लोग तो ये हैं, क्योंकि अगर मैं इसमें एंट्री कर गया, बेशक ये पूरा गोला हिंदी का है, मैंने कहा बेशक ये पूरा गोला हिंदी का है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं केवल हिंदी, बच्चे अगर मैंने कहा केवल हिंदी वाले लोग कितने हैं, तो आप कहेंगे सर ये पूरा गोला 40% का हिंदी का, और उसमें से ये वाला पार्ट 10% माइनस कर दो, तो सर केवल हिंदी बोलने वाले लोग हैं 30%, केवल हिंदी बोलने वाले, ओनली हिंदी। तो ओनली हिंदी वाला पोर्शन ये हो जाएगा, ये वाला, हमने इधर नहीं जाना, केवल हिंदी। अगर मैंने कहा केवल अंग्रेजी, तो केवल अंग्रेजी वाला पार्ट ये हो जाएगा, केवल अंग्रेजी, यानी कि केवल, इंग्लिश में लिखते हैं ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, है ना। तो ये कितने हो जाएंगे भाई, ये पूरा गोला कितने का है, 30% का, और उसमें से 10% हटा दो, आप कहेंगे सर 20% जो होंगे वो केवल अंग्रेजी बोलेंगे, केवल इंग्लिश। क्यों, ये पूरा गोला 30% का अंग्रेजी बोलने वाले लोग, और इस 30% में 10% ऐसे लोग भी हैं जो हिंदी भी बोल लेते हैं, लेकिन मैंने कहा ओनली इंग्लिश, जिनको हिंदी आती ही नहीं, तो वो हो जाएंगे ये वाले लोग। तो हम इस पूरे 30% में से ये 10% हटा देंगे, ये आ जाएगा 20%।
तो ये होता है आपका वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख। अब सवाल की तरफ चलते हैं और वहीं से समझेंगे। आपको मैं ये सवाल वन लाइनर से भी समझाऊंगा और वेन आरेख से भी समझाऊंगा, दोनों मेथड बेस्ट हैं, दोनों आपको अच्छे लगेंगे। एक करेक्ट टाइम हो गया सर, कोई माफी नहीं है ऐसे गुनाह की। चलो, सवाल ने कहा एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में असफल हुए, फेल हो गए, और कह रहा है कि दोनों विषय में 40% फेल हो गए, दोनों विषय में 40% फेल हो गए। तो आपसे कह रहा है कि दोनों विषय में कितने परसेंट पास हुए हैं। दो तरीके से कराऊंगा, वेन डायग्राम और बिना पेन उठाने वाला तरीका भी, दोनों से। वेन डायग्राम भी जरूरी है और बिना पेन उठाने वाला तरीका भी आपको आना चाहिए, एग्जाम में वही आप लगाओगे पक्का। अब ये तो पता चल गया कि ये सवाल वेन डायग्राम से होगा, वेन आरेख से। क्यों? क्योंकि इसमें दो ग्रुप की बात हुई है। कह रहा है कि 53% विज्ञान में फेल हो गए और 48% गणित में फेल हो गए, और दोनों विषय में 40% फेल हो गए। तो ये तो श्योर है कि हमारा जो सवाल है ये वेन डायग्राम से होगा। एक पार्ट होगा आपका विज्ञान का यानी कि साइंस का, और दूसरा पार्ट होगा गणित का यानी कि मैथ्स का। लेकिन अभी भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सर वेन डायग्राम में हम परसेंटेज पास का लें या फेल का लें। जब भी आप ऐसा सवाल पढ़ो, आप एक चीज देखो कि दोनों विषय में पास दिया हुआ है या फेल दिया हुआ है। बस ये देखना है सवाल को। जस्ट पढ़ते ही आपकी जो पहली नजर है वो यही जानी चाहिए कि दोनों सब्जेक्ट में 40% फेल हुए हैं। तो दोनों सब्जेक्ट में पास दिया हुआ है या फेल दिया हुआ है। आपने देख लिया कि सर दोनों सब्जेक्ट में फेल दिया हुआ है, दिमाग में चाबी भर लो कि अगर दोनों सब्जेक्ट में फेल दिया हुआ है तो वेन आरेख फेल का बनेगा, अगर दोनों सब्जेक्ट में पास दिया हुआ है तो वेन आरेख पास का बनेगा। दैट्स इट। हमने देखा कि दोनों सब्जेक्ट फेल का है तो वेन आरेख हमारा फेल का बनेगा। तो दोनों सब्जेक्ट में 40% फेल हैं, उनको यहां लिख दो बिल्कुल बीचों बीच। जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं उसको बिल्कुल बीचों बीच लिख दो। यस सर, यही कंफ्यूजन रहता है। बिल्कुल अब होगा ही नहीं। आपने देखना है दोनों सब्जेक्ट में फेल है या पास है। अगर दोनों सब्जेक्ट में फेल है वेन आरेख फेल का, दोनों सब्जेक्ट में पास है वेन आरेख पास का। फेल का है वेन आरेख फेल का, बीच में लिख दिया। अब हमें फेल का ही परसेंटेज चाहिए। कह रहा है 53% विज्ञान में फेल हुए। 53% जो लोग हैं ना विज्ञान में फेल हुए हैं, तो हमें तो बनी बनाई चीज मिल गई कि 53% अगर विज्ञान में फेल हुए हैं तो यहां लिख दो 53%, यानी कि ये पूरा गोला 53% का होगा। उसने कहा 48% गणित में फेल हो गए, तो यहां लिख दो 48%। बच्चे एक बात सामने देखो, पेन साइड में रखो भाई साहब, ब्लैक टी शर्ट आपसे कह रहा हूं, सामने देखो। अगर यहां पास का परसेंटेज दिया होता, पास का परसेंटेज दिया होता, तो हम 100 में से घटाकर फेल का परसेंटेज निकालते। क्यों? क्योंकि हमें दोनों सब्जेक्ट में फेल दिया हुआ है, तो हम वेन डायग्राम फेल का बना रहे हैं। अगर यहां पास का परसेंटेज दिया होता तो हम 100 में से घटाकर फेल का ही परसेंटेज निकालते। अब आप मुझे बताओ कि अगर अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि केवल साइंस में कितने पास फेल हुए हैं, केवल साइंस में, केवल साइंस में, तो आप पूरा गोला 53 का है, उसमें से 40 घटा दो। सर 13% लोग हैं जो केवल साइंस में फेल हुए, केवल ओनली साइंस में। अगर मैं कहूं केवल गणित में कितने फेल हुए हैं, केवल गणित, केवल गणित,
तो आप कहेंगे सर पूरा गोला 48 का है, उसमें से 40 घटा दो। सर 8% केवल गणित में फेल हुए हैं, 8%। अगर मैं कहूं टोटल फेल कितने हैं, टोटल फेल, तो आपने एक काम करना है, ये 13 प्लस ये 8 प्लस और जो दोनों सब्जेक्ट में है 40 जोड़ देना है। 13 8 21, 21 और 40 61% आपके कुल फेल आ गए। तो टोटल पास कितने हो जाएंगे, टोटल पास आप 100 में से 61 घटा दो, सर 39% होंगे जो टोटल पास होंगे। बस इतना आपने करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि वेन डायग्राम जो बनेगा वो दोनों सब्जेक्ट में जो परसेंटेज दिया होगा उसका बनेगा। वेन डायग्राम दोनों सब्जेक्ट में जो परसेंटेज दिया होगा उसका बनेगा। और अगर यहां दोनों सब्जेक्ट में 40% फेल बोला है तो वेन आर एक फेल का बनेगा। उस 40% को बीच में रख दो, एक तरफ साइंस एक तरफ मैथ। फिर हमें साइंस का भी फेल परसेंटेज चाहिए और मैथ्स का भी फेल परसेंटेज चाहिए। उसने कहा साइंस में 53% फेल हुए हैं, तो यहां 53 लिख दो। कह रहा है गणित में 48% फेल हुए हैं, यहां 48 लिख दो। केवल साइंस पूछा तो 53 में से 40 घटा दिया, केवल गणित पूछा 48 में से 40 घटा दिया। कुल फेल पूछा 13 प्लस 8 प्लस 40 61, और कुल पास पूछा तो 100 माइनस 61 यानी कि 39। इतना आपने करना है। अब मैं आपको बताता हूं इसका सेकंड मेथड आपका होगा क्या। चलिए एक बार सामने देखेंगे सभी लोग। अब पेन को साइड में रख दो, पेन की जरूरत नहीं है। सेकंड मेथड में पेन की जरूरत नहीं है। और सेकंड मेथड में ना तुम वाही वाह कर दो तो नाम बदल देना बेटा। उसके लिए होल्ड करो, एक घुट पानी पी लूं मैं। सुनो, एक बात बताओ, अगर मैं कुल फेल पूछता हूं आपसे, टोटल फेल, टोटल फेल, देखो कॉमन सेंस का यूज है। जो मैंने आपको शुरू में वो चीज बताई थी ना, ये वाली चीज, इसका मैं यूज करने वाला हूं, इसका मैं यूज करने वाला हूं। देखना इसका कैसे। मैंने देखा कि मुझे अगर ए बी सी चाहिए तो मैं इन दोनों को जोड़कर ये कॉमन वाला पार्ट माइनस कर देता हूं। अब इसी का हम यूज करने वाले हैं। अगर मैं टोटल फेल आपसे पूछूं तो क्या करेंगे, जरा इस गोले को जोड़ना 53, जरा इस गोले को जोड़ना 48। यार एक बात बताओ मुझे, सामने देखो, एक बात बताओ, जब मैंने 53 लिखा साइंस का, तो क्या इस 53 में ये 40 आ चुका था? भाई ये 40 मैंने इस गोले का पूरा 53 था, इस गोले का मतलब है 53। तो जब मैं ये 53 लिख रहा था ये 40 इसमें आ चुका है, ये 40 इसमें आ चुका है ना। और जब मैं इस 48 को लिख रहा हूं, इस 48 को, तो फिर से ये 40 आ गया। तो क्या 40 दो बार आ गया? क्या 40 दो बार आ गया कि नहीं? कह दो यस सर, दो बार आ गया। जब आप 53% लिख रहे थे तब भी 40 आ गया, जब आप 48% लिख रहे हो तब भी इसमें 40 आ गया। तो क्या मुझे एक 40 को माइनस करना होगा? भाई दो बार काउंट हो गई चीज, दो बार काउंट हो गई ना चीज, तो एक 40 को मैं माइनस कर दूंगा। ये मैंने माइनस कर दिया क्योंकि 40 दो बार आ गया। एक बार यहां इस 53 को लिखते टाइम, एक बार इस 48 को लिखते टाइम 40 दो बार आ गया, तो एक बार 40 को माइनस कर दो। तो ये कितना होगा जरा, 8 3 11, 5 4 9 और 1 10, और उसमें से 40 घटाओगे तो आप कहेंगे 61% फेल हो गया। अगर 61% फेल है तो पास कितना है फिर? तो माइनस 61, 39% पास है।
आपको क्लियर है कि नहीं चीज जो मैंने बोली है? एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ अगर ये लाइन आपको समझ में आई हो तो। कि जब मैं इस 53 को लिख रहा हूं, पूरा गोला 53 का है, तो ये 40 इसमें आ चुका है। जब मैं इस 48 को लिख रहा हूं, ये पूरा गोला 48 का है, पूरा गोला 48 का है, तो ये 40 इसमें फिर से आ गया। तो 53 प्लस 48 में 40 दो बार आ गया, तो एक बार मुझे माइनस करना होगा। तो जो परसेंटेज आएगा वो फेल का परसेंटेज होगा, पास के लिए 100 में से घटा दो। अगला सवाल दूं? ये सवाल करिए, करो जरा। अब कह रहा है एक भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों का जागरूकता जीए और गणितीय तकनीक क्यूटी के लिए परीक्षण किया गया। कह रहा है जीए और क्यूटी में क्रमशः 54% और 45% असफल हुए, जबकि 16% दोनों में असफल हुए। मैंने कहा वेन आरेख उसी का बनेगा जो दोनों सब्जेक्ट का दिया होगा। हमें दिया हुआ है कि 16% दोनों में असफल यानी कि फेल हुए, तो बच्चे वेन आरेख किसका बनाएंगे हम? फेल का। तो 1 और 2 कौन कौन है? एक है हमारा जीए, ये पूरा गोला जीए का है, ये पूरा गोला क्यूटी का है। दोनों सब्जेक्ट में भाई साहब ने बोला है 16%, तो 16 को दोनों के बीच में लिख दो। अब हमें हर किसी का परसेंटेज फेल का ही चाहिए, क्योंकि मैं वेन आरेख फेल का बना रहा हूं। उसने कहा जीए में और क्यूटी में 54% और 45% फेल हुए हैं। हमारे लिए ये तो बड़ी मजे की बात हो गई। हमें तो जीए और क्यूटी में परसेंटेज फेल का ही दिया हुआ है। अगर ये पास का परसेंटेज होता ना, तो मैं 100 में से घटाकर फेल का परसेंटेज निकालता, है ना। तो भैया जीए 54% और क्यूटी कितना है आपका? 45%। अब मुझे टोटल फेल निकालना है, टोटल फेल। तो बच्चे मैं क्या करूंगा? एक बार 54 प्लस और 45। क्या जब मैं 54 को ले रहा हूं, ये पूरा गोला 54 का है, तो 16 इसमें आ चुका है। क्या जब मैं इस 45 को ले रहा हूं, तो ये पूरा गोला 45 का है, 16 इसमें भी आ चुका है। मतलब 16 दो बार काउंट हो गया, तो एक बार हमें हटाना होगा। तो कितना हो गया? 5 4 9, 5 4 9 माइनस 16, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया 8, यानी कि 83% फेल हैं। तो बच्चे पास कितने होंगे? 100 में से 83 घटा दो, यानी कि सर 17% बच्चे पास होंगे। तो 17% का मान कितना दे रखा है? 136। भाई 136 कह रहे हैं ना, दोनों में पास हैं, तो 1% कितना होगा? 136/17 यानी कि 8। और हमसे पूछा है टोटल संख्या, यानी कि 100% का मान, तो 100 गुणा 8 यानी कि 800। मजा आया? एक और सवाल दूं? चलो, ये सवाल करिए। करेंगे बच्चे इस सवाल को जरा। कह रहा है एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण यानी कि पास हुए, और सेक्शन बी में 51% उम्मीदवार उत्तीर्ण यानी कि पास हुए, और दोनों सब्जेक्ट में 8% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए। यहां चीजें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। यदि दोनों सेक्शन में 450 पास हुए, तो टोटल उम्मीदवार कितने हैं? यहां थोड़ा सा आपको काम करना है, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। आप मुझे बताओ कि वेन आरेख किसका बनेगा, पास का या फेल का? सर वेन आरेख बनेगा जो दोनों सब्जेक्ट में हमको दिया हुआ है। उसने बोला है दोनों सेक्शन में 8% अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए, मतलब कि वेन आरेख जो बनेगा वो फेल का बनेगा। तो 1 और 2 कौन कौन से दोनों सब्जेक्ट हैं? एक है सेक्शन ए, एक है सेक्शन बी। अब हमें उसने बोला है कि दोनों सब्जेक्ट में 8% फेल हुए हैं, तो 8% को यहां लिख दो। अब हमें सेक्शन ए में भी फेल परसेंट चाहिए और सेक्शन बी
में भी फेल परसेंट चाहिए, दोनों में फेल चाहिए। लेकिन हमसे बोला है ए में तो 66% पास हुए हैं, हमें यहां फेल परसेंट पता करना होगा। बच्चे अगर ए में 66% पास हुए हैं तो ए में फेल कितने हुए होंगे? ए में फेल कितने हुए होंगे? आप कहेंगे सर 100 माइनस 66, यानी कि 34% ए में फेल हुए होंगे। और बी में फेल कितने हुए होंगे? आप कहेंगे सर 51% पास दिया हुआ है, तो 100 माइनस 51 यानी कि 39% फेल हुए होंगे बी में। ये हमें पता करना होगा, क्योंकि हम जो वेन आरेख बना रहे हैं वो बच्चा वो फेल का बना रहे हैं। तो ए में फेल कितने हैं? 34%। और बी में फेल कितने हैं? 49%। 49%। 100 माइनस 51 49 आएगा। बात क्लियर है? अब हम पता करेंगे टोटल फेल कितने हैं। टोटल फेल, तो टोटल फेल के लिए 34 प्लस 49। जब मैं 34 को ले रहा हूं 8 काउंट हो गया, जब मैं 49 को ले रहा हूं 8 फिर से काउंट हो गया। मतलब एक 8 को मुझे यहां माइनस करना होगा, एक बार 8 को मुझे यहां माइनस करना होगा। 9 और 4 13, 4 3 7 और 1 8 माइनस 8, ये आ गया 75%। मतलब 75% तो फेल है, तो पास कितने होंगे? 100 में से 75 घटा दो सर, 25% पास होंगे। अब सवाल ने बोला है कि 450 पास हुए हैं, 450 पास हुए हैं, तो 25% का मान 450, तो 1% का मान और 100% का मान आप गुणा 100 कर दो, तो 25 चौके 100, और ये 450 गुणा 4 होता है 1800। ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे सभी का अब ये सवाल बच्चे आपके लिए मैं दे रहा हूं होमवर्क के लिए, और करना इसे आप। कल हम बढ़ाएंगे चीजों को आगे, और अभी 2 क्लासेस में और लगेंगी, कल की और परसों की 2 क्लास में हम एंड कर देंगे परसेंटेज को, और फिर मिलेंगे। हो सकता है कि संडे में भी आपकी मैं क्लास लगा दूं। जो कल की क्लास हमारी डिस्टर्ब हुई है ना, कल जो हमारी क्लास डिस्टर्ब हुई थी, हो सकता है उसकी पूर्ति करने के लिए हम संडे में भी 1 आध घंटे की क्लास लगा देंगे। ओके, तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।